ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा, जो खासतौर से महाराष्ट्र चुनाव पर आधारित है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। वही चुनाव प्रचार जो मीठे बोल से शुरू हुआ था और तीखे बोल तक आकर रुका है। अब जनता को तय करना है किस तरह की बातों को स्वीकार करना है, किस तरह के नारे और वादे पर भरोसा करना है। चलते हैं अमिताभ तिवारी जी के पास। अमिताभ तिवारी जी, ये चुनाव ऐसा है जहाँ पे दिलचस्प चुनाव ये है कि दो पार्टियाँ ऐसी हैं जो बंटने के बाद आपस में लड़ रही हैं। आंकड़े देखें तो 53 सीटों पर शिवसेना और शिवसेना उद्धव गुट आपस में यहाँ पे लड़ रहे हैं। 36 सीटों पर एनसीपी और एनसीपी का दूसरा गुट आपस में लड़ रहा है। ये जो एक ही पार्टी के दो गुटों की आपसी लड़ाई है, ये क्या रंग लाएगी? सबसे पहले तो ये बताता है कि ये दोनों पार्टी ऑलरेडी 90 सीटें जीत चुकी हैं अनडिवाइडेड, बिना एक भी वोट पड़े। शिवसेना और एनसीपी 90 सीट पे बैठी हैं अनडिवाइडेड। आगे कुछ भी हो सकता है। ये अब आपने अगर बहुत आप बड़ी बात कह दी, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। तो ये जो पोस्ट लोग पोल कह रहे सिनेरियो हैं के कि आप समीकरण खोल रहे हैं एक तरीके से। जो लोग कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टी कमजोर हुई है, मजबूत हो गई हैं एक्चुअली, ये जो भी हादसा हुआ है उसके बाद। अब 53 सीटों में से 27 सीटें जो हैं वो थाने, कोंकण और मुंबई से आती हैं। अब यहां पर ठाकरे हाँ, लेगेसी की लड़ाई है। मुंबई में लार्जली उद्धव ठाकरे की जीत हमने 2024 लोकसभा में देखने को मिली थी। लार्जली वही पैटर्न रहने वाला है। और थाने कोंकण में लेकिन क्योंकि ठाकरे परिवार ने थाने कोंकण क्षेत्र जो है वो अनंत दिघे, एकनाथ शिंदे, उदय सामंत और नारायण राणे के ऊपर छोड़ा था, और ये चारों आज शिवसेना या बीजेपी में है। इसके बाद शिवसेना यूबीटी वहां पर ऑल्टरनेट लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाई, जिसकी वजह से थाने कोंकण में जो लीड रहेगा, एज रहेगा, वो एकनाथ शिंदे को मिलने वाला है मेरे हिसाब से। और वो लीड जो है वो मुंबई में जो लीड यूबीटी को मिलेगी उससे ज्यादा रहेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात है कि जो सज्जन। 41 एनसीपी हाँ। वर्सेस एनसीपी है, उसमें से 20 सीट वेस्टर्न महाराष्ट्र, 20 सीटें वेस्टर्न महाराष्ट्र हाँ, में, ठीक जहां है। पवार और पवार की हाँ, लेगेसी हाँ, है। वहां एक शरद पवार हाँ। जी के फेवर में एक सेंटिमेंट है। अब वो कितना न्यूट्रलाइज होता है, क्योंकि एनसीपी अजित पवार के एमएलए जो हैं वो मजबूत एमएलए हैं, वो इंडिविजुअली लेवल पे काफी काम वाम करते हैं। और एक लास्ट बात कहूंगा कि जो हम 8 से 10 सीटों सीटों की बात करते हैं एनसीपी की कि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटें दी थी अजित पवार को लड़ने के लिए। इसका मतलब 24 विधानसभा सीटें होती हैं, आज वो 54 पे लड़ रहे हैं। बाकी 30 सीटों पर एनसीपी अजित पवार के एमएलए और कैडर ने एनसीपी शरद पवार का साथ दिया था लोकसभा चुनाव में, तभी उनकी जाकर के 8/10 सीटें। बिल्कुल। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक बात जिन्होंने कही कि चाहे कुछ भी हो जाए, शरद पवार की पैठ, शरद पवार की धमक अभी भी है लोगों के बीच में। ये तो तय है कि सरकार किसी की भी बने, चाहे एमवीए की बने, चाहे महायुति की बने, पवार पावर में रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि शरद पवार की हैसियत क्या रहेगी? पोस्ट पोल सिनेरियो की बात करना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, लेकिन एक बात जो शरद पवार ने अभी हाल में एक इंटरव्यू में कहा है कि अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र के नेतृत्व युवा करें। और हालांकि उन्होंने सफाई दी कि हमारी बेटी राज्य स्तर की राजनीति नहीं करेगी, केंद्र स्तर की राजनीति करेगी। लेकिन अगर पोस्ट पोल सिनेरियो में अगर शरद पवार का स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है और एमवीए को कहीं से मौका मिलता है, तो आपको लगता है कि शरद पवार काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर? देखिए, शरद पवार तो इतने महत्वपूर्ण है कि जेपीसी नहीं होने दी अडानी के खिलाफ। तो शरद पवार का महत्व तो महाराष्ट्र की राजनीति में है ही। और कमाल की बात यह है कि देखिए, पवार साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पवार साहब माहौल बहुत अच्छा बनाते हैं। पवार साहब ने जब पहली बार वसंतदादा पाटिल हेलो, को एक मिनट हर जी आपको रोकूंगा। आपने जो एक बात कही कि शरद पवार काफ़ी पावरफुल हैं क्योंकि जेपीसी नहीं होने दी, इतने पावरफुल हैं। और एक तथ्य इसमें साथ में जोड़ दूं कि जो बैठकें की बात आई पवार गुट के विभाजन में, वहाँ भी शरद पवार थे। तो आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि दोनों पावर आपस में मिलकर महायुति की तरफ भी जा सकते हैं? नहीं, इसमें कोई उनको दिक्कत नहीं। और देखिए, अब जरा राजनीति समझिए। पवार साहब जहां खड़े हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव में, और जो एक तरह से कहें कि उनके खिलाफ जब ईडी की जांच वगैरह चल रही थी तो वो खड़े हो गए और ताकत बन गए। लेकिन अभी अगर आप देखें तो अब वो खुद कह चुके हैं उनका आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव मतलब घोषित तौर पर, फिर वो अब राज्यसभा में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय होगा।
अब उनकी सारी जो कोशिश होगी किसी तरह से सुप्रिया सुले राजनीतिक तौर पर थोड़ा सा सुरक्षित हो जाए। वो सुरक्षा कहां मिलने वाली है? और देखिए महाराष्ट्र के चुनाव बहुत कुछ तय करेंगे। उसमें एक बात ये भी तय करेंगे कि ये जो बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की विरासत थी, ये विरासत महाराष्ट्र में किस तरह से मूव करेगी, ये भी बहुत साफ साफ दिखेगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं जाऊँगा आशुतोष जी के पास, पहले फिर आपके पास आऊँगा। आनंद जी, आशुतोष जी, क्या लग रहा है आपको ये जो पार्टी बनाम पार्टी की आपसी लड़ाई है, दो गुटों की आपसी लड़ाई, ये क्या रंग लाने वाली है? चूँकि कई लोग कह रहे हैं कि वोट बढ़ जाएगा, तीसरे पक्ष को फायदा हो जाएगा, लेकिन अभी हमने अमिताभ तिवारी जी को सुना, उनका कहना है कि नहीं, दोनों मिल करके तो 90 सीट वैसे ही समझिए जीत गए। आपकी थ्योरी क्या कहती है? नहीं, मैं फिलहाल अभी कुछ उस तरीके से नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शरद पवार के लिए ये आखिरी चुनाव ही है। और आखिरी चुनाव में अब शरद पवार कुछ, अगर उनके पास सेंस ऑफ हिस्ट्री है, तो फिर वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनकी पुरानी जो राजनीतिक लेगेसी है महाराष्ट्र के अंदर, और उनका बहुत सम्मान है वहां पे, उस पर किसी तरीके का आंच आए। देखिए, शरद पवार को अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होता तो 2014 में वो चले गए होते, जब बीजेपी के पास अपने बल पे बहुमत नहीं था, और जो पहली असेंबली हुई थी उसमें एनसीपी ने सपोर्ट किया था उनको, और एक तरीके से सरकार गिरने नहीं दी थी। जब वो तब नहीं गए बीजेपी के साथ, तो अब क्यों जाएंगे? और अडानी के साथ बैठक करने के बाद जब 2019 में नहीं गए, तो अब क्यों जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता शरद पवार कोई गोटी खेलेंगे इधर से उधर। हाँ, शरद पवार की कोशिश ये जरूर होगी, और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद उस पर कुछ नजर दिखाई पड़ेगी कि किस तरीके से पुरानी कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी हो जाए, जिसमें उनकी बेटी के लिए जगह हो और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। शरद पवार पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के प्रति तमाम राजनीतिक छोटी छोटी पार्टियां अब एकजुट होने का समय आ गया है, और वो होंगी। मुझे लगता है कि शरद पवार का अब आखिरी कोशिश यही होगी, चाहे सरकार बने या न बने, कि कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर, उसमें एनसीपी कांग्रेस के आपस में एकजुट हो सकते या नहीं हो सकते, ये मुझे लगता है। आनंद मिश्रा जी, एक मुद्दा जो आपने पिछले ब्रेक पे जाने से पहले छेड़ा था, वो था कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर घोषित हो जाता तो शायद बेहतर तस्वीर रहती। उसी को आगे बढ़ाऊंगा। अभी जिस तरीके के स्टेज पे, या फिर कहें कि जिस लेवल पे एमवीए और महायुति पहुंच चुकी है, वाकई अगर एमवीए के पास अगर घोषित होता सीएम का चेहरा, तो स्थिति बदलती हुई दिखती है आपको, या फिर रिस्क ज़्यादा होता? मुझे लगता है कि उनको फायदा होता है, क्योंकि देखिए इस चुनाव में स्ट्रेटजी और स्लोगन के अलावा भी जो है एक सिंपैथी का फैक्टर भी प्ले कर रहा है। कि किस अमाउंट में कर रहा है, इस पे हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन सिंपैथी और बिट्रेयल का इशू जो है वो भी प्ले कर रहा है। अगर शायद उनका चीफ मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट डिक्लेयर होता तो उनको फायदा होता, क्योंकि बाकी बहुत ज्यादा चेहरे उनके पास है नहीं कि जिसमें आपको जरूरत हो कि आप कलेक्टिव लीडरशिप के नाम पे जाएं। अगर कलेक्टिव लीडरशिप के नाम पे जाना था या चुनाव में मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करना था, तो हरियाणा में कर लेते, जहाँ की पार्टी के बीच में काफी डिफरेंसेस था कांग्रेस के बीच में। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करके जाते तो ज्यादा फायदा होता उनको। और जैसा कि ये अमिताभ जी ने कहा है, ये इंगित किया कि ये शिवसेना और जो पार्टी है एनसीपी, इनके बीच में 90 सीटें आ गई हैं। मुझे ये ऐसा लगता है कि चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव जो है, चुनाव के बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और पवार जो है एक बड़ा फैक्टर प्ले करेंगे। इनफैक्ट दोनों ही पार्टियों में स्थिति आ रही है कि जो एनसीपी और जो शिवसेना ज्यादा स्ट्रांग बन के उभरेगी, वो हो सकता है चुनाव का और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि जो उनके कार्डर हैं और जो एमएलए हुए, उनको यहाँ से वहाँ माइग्रेट करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी टू लुक फॉर ग्रीनर पास्चर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि कौन सी शिवसेना और कौन सी एनसीपी ज्यादा ताकतवर होती है। जो कमजोर एनसीपी और कमजोर शिवसेना होगी दोनों ही तरफ में, उनके काफी लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। अमिताभ तिवारी जी, ये जो फीलिंग जो आनंद मिश्रा जी कह रहे हैं, ये तो फीलिंग वोटर के बीच में भी होगी। ऑफ कोर्स वोटर्स भी काफी कंफ्यूज हैं कि हम वोट आज शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट को दे रहे हैं जो शायद एमवीए में है, कल कहाँ होगा पता नहीं। आज हम एनसीपी एपी के कैंडिडेट को दे रहे हैं, कल कहाँ होगा पता नहीं। इसीलिए वोटर जो है, जहां तक मैं घूमा हूं, समझ रहा हूं, स्टेट में कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है इसकी चिंता नहीं कर रहा है। वो कैंडिडेट को वोट कर रहा है, किसी भी पार्टी का हो। पार्टी के सिंबल्स यहाँ पे उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो गए।
जो एक्सेसिबल रहेगा, 24/7 अवेलेबल रहेगा, और जो उसका काम करेगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स आप देखेंगे, भले ही इंडिपेंडेंट हो, स्मॉलर पार्टीज हो, दूसरी पार्टियों के हों, और बड़ी पार्टियों के भी हों, वो लोग आपको देखेंगे ज्यादा चुनाव जीते हो। अल्टीमेटली जो भी जीत जाए, उस रिजल्ट के लिए जो इंडिविजुअल वोटर है एक पर्टिकुलर सीट का, उसकी चिंता वो नहीं कर रहा, उसकी चिंता हम आप जरूर कर रहे हैं बैठ के कि कौन जीतेगा। वो तो अपने एमएलए की चिंता कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जिताओ जो यहाँ रहेगा, हमारा काम करेगा। हालांकि हर्षवर्धन जी, मैं इस लॉजिक से पता नहीं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि आखिरकार जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो वोट तो किसी एक को ही देना है। भले ही हम बाद में मान जाए कि दोनों आपस में मिल जाएंगे, जब दोनों किसी एक को देंगे तो जाहिर तौर पे बाकी को नुकसान होगा। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए अरविंद जी अभी थोड़ा पीड़ा में है, मुश्किल में है, लेकिन उन्होंने जो एक सूत्र वाक्य निकाला था ना कि सब मिले हुए हैं जी, तो महाराष्ट्र में सबसे अच्छे से लागू। और आशुतोष जी ने कहा कि जब 19 में नहीं गए तो क्यों अब जाएंगे। भाजपा की सरकार ही बनी तो इसीलिए क्योंकि शरद पवार जी ने समर्थन दे दिया था। ये तथ्य याद रखना चाहिए। शिवसेना को राइट टाइम करने के लिए शरद पवार ने सब किया। और शरद पवार जिस तरह के नेता हैं, अगर राजनीतिक तौर पर कहें तो शुचिता, नैतिकता उनके कहीं है ही नहीं है। ये हम लोगों ने बहुत बड़ा बना रखा है। पश्चिम महाराष्ट्र के नेता रहे शरद पवार, सोचिए आज तक अपने बूते मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये भी आप समझिए, देवेंद्र फडणवीस उनसे बड़े नेता हैं जो 5 वर्ष पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का कार्यकाल। वो मैनेजर अच्छे हैं, वो तिकड़मी अच्छे हैं, वो जो माफिया बिल्डर वो सब नेक्सस था उसके बड़े नेता हैं। वो राजनीति थोड़ा खत्म हुई है, इसको आप समझिए। और जो वोट दे रहा है उसको बहुत क्लियर कट पता है। और जो आप कह रहे हैं ना, शायद यही वजह है कि बहुत साफ साफ होगा। और अभी किसी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि ये चुनाव इन दो हिस्सों में बटी 4 जो पार्टियां हो गई हैं, एनसीपी और शिवसेना, उनमें से किसी एक को तय कर देगा कि यही आगे रहने वाली है, दूसरी वाली समाप्त होने की ओर होगी। आशुतोष जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? क्योंकि मामला बिल्कुल ये है कि ये 4 पार्टियों में से 2 ही पार्टी रहेंगी, ये लगभग तय हो जाएगा इस चुनाव के बाद। और शरद पवार शायद देखिए एक बात बताऊं आपको, जिधर माहौल बनेगा उधर की स्थिति बनाएंगे। आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के कितने भी बड़े आलोचक हो, लेकिन एक बात तो सच है कि ना तो बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है, ना कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है। इसलिए जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो शिवसेना 1, शिवसेना 2, एनसीपी 1, एनसीपी 2 के बीच में है। वोटर अगर बीजेपी का तो बीजेपी को ही देगा, कांग्रेस का वोटर तो कांग्रेस को ही वोटर देगा। शिवसेना का वोटर, एनसीपी का वोटर जरूर कंफ्यूज घूम रहा है। लेकिन वो छोटी मोटी सीट नहीं, वो तो 53 सीट पे शिवसेना है और 36 सीट पे एनसीपी है। सीटों की संख्या ठीक ठाक है, इसीलिए मुद्दा बड़ा है। हाँ, बट ये क्या जरूरी है कि दो ही लड़ेंगे और 2 ही जीतेंगे? कोई तीसरा भी तो निकल सकता है इनके बीच में। नहीं, और इसको थोड़ा सा तीसरा भी निकल कि जो बहुमत है वो तो 145 प्लस पे ही है ना। ये भी तो समझिए, हम लोग 90 सीट जोड़ना है, 90 सीट माइनस कर दीजिए ना। ये चुनाव महाराष्ट्र का 90 सीट आप हटाइए, 200 सीटों का चुनाव रखिए 288 में, देखिए आपको स्थिति ज्यादा साफ नजर आने लगेगी। और ये चुनाव ऐसे है भी, इसको भी आप समझिए। बिल्कुल, ये चुनाव जो हम लोगों ने शो के शुरुआत में बात उठाई थी, कम पे सारे हमारे पैनलिस्ट लगभग एक बात पर हैं कि जीते कोई हारे कोई, लेकिन ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक होगा। और जैसा कि हर्ष ने कहा भी शुरू में ही कि कई राज्यों के चुनाव को भी देखें तो ऐसे चुनाव शायद ना हुए हों। और इस चुनाव के बाद नतीजे जो भी हों, लेकिन चुनाव के बाद के जो समीकरण होंगे वो काफ़ी दिलचस्प होंगे। कई सारे राजनीतिक दलों, कई सारे राजनेताओं के या फिर राज्य स्तर के नेता हैं, उनका भविष्य भी ये चुनाव करते हुए दिखेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल आवाज़ अड्डा में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।